नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला के श्याम वर्ण प्रतिमा की तस्वीर सीएम योगी ने लिया। अयोध्या पहुंचकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का जायजा। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन, राम दरबार में लगाई हाजिरी। 3 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में तेजी। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त पर बंद। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। सेंसेक्स 496 और निफ्टी 160 अंक ऊपर चढ़े। जियो ने पेश की अच्छे नतीजे। मुनाफा 5,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,208 करोड़ पर पहुंचा। आय भी बढ़ी, एबिटा भी दमदार। अब रिलायंस RIL के नतीजों का इंतजार। आईपीओ को लेकर ना करें जल्दी, कीमतें स्थिर होने तक करें इंतजार। सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच की सलाह। 3 आईपीओ की सेबी कर रहा है जांच। बजट में आ सकती है शहरी गरीबों और मिडिल क्लास के लिए नई हाउसिंग स्कीम। 60,000 करोड़ रुपए तक का आवंटन संभव। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारी स्पेशल कवरेज राम उत्सव की। सबसे पहले हम आपको कराते हैं रामलला के दर्शन। कल गर्भगृह में रामलला को स्थापित किया गया। रामलला की मूर्ति श्याम वर्ण की है। ये तस्वीर गर्भगृह के अंदर की है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की इसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मूर्ति काले रंग के पत्थर शालिग्राम से निर्मित है और इस मूर्ति को कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगराज ने तैयार किया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में पूजन किया, फिर रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान सीएम योगी ने राम मंदिर परिसर का भी भ्रमण किया। सीएम योगी ने मंदिर परिसर के सामने बेहद खुशी जताई। इसके बाद बोट की सवारी भी की। आइए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। 22 जनवरी के इस ऐतिहासिक पल के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। अंतिम चरणों में सारी कार्रवाई उनकी चल रही है और युद्ध स्तर पर इसे हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा देंगे। राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद 56 भोग लगेगा। ये 56 प्रकार के जो सामने रखा है, यह भोग ही उस दिन 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद भोग लगना है। सारे कार्यक्रम तो पंडित जो वहाँ आचार्य हैं उनके द्वारा होगा, लेकिन जब भोग लगने की बात होगी तो पुजारी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इसको ले जा करके और वहाँ प्रथम भोग जो है रामलला को लगाया जाएगा और वहाँ इसको फिर उसके बाद वहाँ वितरण किया जाएगा भक्तों में। रामधुन पर पूरा विश्व मगन हो रहा है और अयोध्या में भी इन दिनों रामधुन पर बजने वाला बैंड सबको मोह रहा है। वाराणसी से यूपी पुलिस की 36वीं बटालियन PAC की बैंड पार्टी 15 दिनों से अयोध्या में डेरा डाले हुए हैं। रामधुन, राम जानकी धुन की प्रैक्टिस रोज की जा रही है। इस बैंड पार्टी से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने। रामोत्सव के चलते पूरे देश में मिठाई की मांग में बहुत ही बढ़ोतरी हुई है। अगले 4-5 दिन तक इसी तरह की आपको देखेंगे कि जो मिठाई की सजावट है अलग अलग शोरूम में देखने को मिलेगी और नमकीन से हटकर अब पूरा ध्यान मिठाई के ऊपर दिया जाता है। इस वक्त हमारे साथ है
जय हिंद स्वीट के मैनेजर। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह की डिमांड है। अमित भाई, अभी डिमांड किस तरह की है? अभी है सर, वो बेसन लड्डू है, मोतीचूर लड्डू है और प्रसाद में पेड़े है। ये सब की डिमांड बहुत है अभी। और बड़े बड़े एनजीओ, मंदिर है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहाँ से भी इंक्वायरी अभी चल रही है और अच्छी तरह ऑर्डर चल रहे हैं। और अभी क्या है कि 10 दिन तक हम प्रसाद में ही फोकस रखेंगे पूरा। मिठाई भी वो स्वीट भी वही बनाएंगे हम। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि अभी जो दिवाली में मिठाई की डिमांड रहती है उससे अधिक शायद इन दिनों में रहने वाली है। और पूरा देश रामोत्सव में लीन है और सबको मुंह मीठा करने पाए, इसलिए मिठाई लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा कि अहमदाबाद में मिठाई की डिमांड काफी बढ़ गई है, क्योंकि 22 जनवरी की बात की जा रही है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह है और उस दिन देश भर में दिवाली मनाई जाएगी। लेकिन इस मौके पर तो जिस तरह से केतन बता रहे थे कि दिवाली से भी ज्यादा डिमांड देखने को मिल सकती है। तो अब आपको दिखाते हैं वो बैंड जो रामधुन बजाता हुआ आजकल अयोध्या में सबका मन मोह रहा है। अब तक आपने अलग अलग संगीतकारों को सुना होगा राम भजन गाते हुए, लेकिन अब आपको मुलाकात करवाता हूं उत्तर प्रदेश के 36वीं बटालियन पीएसी के जो वाराणसी से आए हैं और हमें वो सुनाने वाले हैं। उनसे पहले इनसे समझते हैं, जो कि पूरे इस बैंड के कप्तान भी हैं, अब्दुल कादिर जी। कादिर जी, कब से आप ये बजाते हैं बैंड? बैंड तो हम लोग 86 से बजा रहे हैं। 86 में भर्ती हुए तब तक से बैंड अपना तो यहाँ पे किस मकसद से? हम 15 दिन की तैयारी करके मैं राम जी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा। और राम धुन बजा रहे हैं और राम जानकी बजाएंगे। 22 जनवरी को क्या आपका कार्यक्रम? 22 जनवरी को यही सब बजाएंगे, भक्ति लाइन वाला गाना बजाएंगे। कोई बढ़िया गाना सुना देंगे मुझे? गाना सुना दे दूसरा? नहीं, जो कोई अच्छा गाना जो आप देगा। चलिए बजा, सुना दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तक हम लोग सुनते थे बड़े बड़े संगीतकारों को, आपने देखा कि यूपी पुलिस में कितना दम है और 22 तारीख की तैयारियां कितनी बेहतरीन है। बिल्कुल, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, ये भजन आज कल हर किसी की जुबान पर है। और आपने देखा कि कितना मधुर संगीत यूपी पुलिस का बैंड बजाता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले लोग अपने घरों में भी उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त है। घर में किस तरह से आप पूजा पाठ कर सकते हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का क्या है महत्व, आज हम आपको ये सब बताएंगे अपने खास कार्यक्रम राम उत्सव में शाम 7:57 पर। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी खबरों की ओर। अंतरिम बजट में सरकार शहरी, गरीब और मिडिल क्लास के लिए नई हाउसिंग स्कीम का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस स्कीम में 60,000 करोड़ रुपए तक का प्रावधान किया जा सकता है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, बताएं कि ये जो छूट देने की बात की जा रही है, किस तरह की छूट दी जा सकती है? बिल्कुल, देखिए, शहर में एक अदद आशियाना बनाने की सोच रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल अंतरिम बजट में सरकार शहरी, गरीब और मिडिल क्लास के लिए एक नई हाउसिंग स्कीम का ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए तक का प्रावधान कर सकती है। इस स्कीम के तहत जो लोग घर खरीदते हैं या फिर घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, उस लोन पर जो ब्याज देते हैं उस पर 3 से 6% तक की सब्सिडी मिल सकती है, यानी कि छूट मिल सकती है।
ये एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम होगा और इसके लिए एक लिमिट तय की जा सकती है और लिमिट 50 लाख रुपए तक का लोन लेने के लिए हो सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से एक ऐसी स्कीम का जिक्र किया था, उसके बाद से हाउसिंग मिनिस्ट्री ने इस प्रपोजल को मूव किया था, लेकिन इस प्रपोजल को वित्त मंत्रालय की तरफ से अभी हरी झंडी मिलने का इंतजार था और फाइनली इस पर कई सारे क्वेरीज हुए और फाइनली ये प्रपोजल अभी प्रधानमंत्री कार्यालय में पड़ा हुआ है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये जल्द ही इस पूरे स्कीम को अंतरिम बजट में ऐलान करने के लिए तैयार किया जा रहा है। और मैं बता दूं कि ये स्कीम में पहले ही जो EWS कैटेगरी के तहत जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्कीम चल रही थी उसको छोड़कर बाकी सभी स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जिसके तहत लोन पर छूट मिलती थी उसको भी बंद कर दिया जाए। इसलिए माना जा रहा है कि ये पूरी स्कीम एक नए सिरे से लाई जा सकती है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। और जिस तरह का जिक्र आलोक कर रहे थे, हाउसिंग सेक्टर की बात करें तो मोदी सरकार के लिए ये प्रायोरिटी में हमेशा से देखते हुए आए हैं हम, और बजट में भी इससे जुड़े ऐलान किए जा सकते हैं। अब अगली खबर भी इसी से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर थे। सोलापुर में अटल अभियान के तहत 1201 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं का भूमि पूजन किया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ लोगों को घर की चाबी भी सौंपी। प्रधानमंत्री योजना के तहत तैयार किए जा रहे घरों के बारे में बात करते हुए पीएम भावुक भी हो गए। पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है और मैं जाकर के देख के आया। मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक का आज आखिरी दिन है। सीएनबीसी आवाज की टीम भी दावोस पहुंची। सीएनबीसी टीवी 18 की मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से खास बातचीत की। देखिए कि डावोस में किस प्रकार की चर्चा रही है भारत को लेकर, और क्या उम्मीद लेके आप आई थी और क्या उम्मीद लेके आप जा रही हैं? मैं उम्मीद लेकर नहीं जा रही हूँ, मैं यहाँ से भारत के प्रति सम्मान लेकर जा रही हूँ। भारत के प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल है, उनकी प्रधानमंत्री जी के प्रति जो आस्था है, प्रधानमंत्री जी के प्रति उनका जो निवेदन है, और प्रधानमंत्री जी के प्रति और भारत की प्रतिभा के प्रति उनके मध्य में जो उत्साह है, वो संदेशे लेकर जा रही हूँ। लेकिन साथ में हमारे यहाँ जो मंत्री हैं हरदीप पुरी जी, जो पेट्रोकेमिकल्स, हाउसिंग, इन सब विषयों को संभालते हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स के प्रॉमिसेस लेकर जा रहे हैं। इस पटल पर हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर चर्चा देखी है, तो हिंदुस्तान ने कैसे टेक्नोलॉजी को लोकतांत्रिक ढांचे में ढालकर विशेष रूप से महिला, बच्चे, जनजातीय समाज और जो हमारी वो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं जहाँ पर कई चुनौतियाँ थी जिनको समाधान में प्रधानमंत्री मोदी ने परिवर्तित किया है, इन सब के संदर्भों में न सिर्फ विश्वास लेकर जा रहे हैं बल्कि इन्वेस्टमेंट का, निवेश का आश्वासन भी। बजट आ रहा है और लोगों को यही उम्मीद है कि जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है उसको लेकर आगे और रिफॉर्म लेके जा सकते हैं। मैं भारत के साधारण नागरिक को विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे 2014 में कहा था कि अगर आप अपनी सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दें तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा गरीब औरतों को गैस सिलेंडर दिलवा सकता हूँ। आज 10 करोड़ गरीब बहनों को सिलेंडर मिल रहा है क्योंकि भारत के टैक्स पेयर ने नरेंद्र मोदी को समर्थन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी का एक बहुत बड़ा काम जो वर्षों से लंबित था हमारे देश में, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे नेतृत्व के मनोबल को ये दर्शाता है, क्योंकि टैक्सेशन के बारे में चर्चा करना बड़ा आसान है लेकिन उसको एक राष्ट्रीय स्वरूप देना, सभी राज्यों को अपने संग लेकर चलना बहुत मुश्किल है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी आश्वस्त किया था कि टैक्स रिफॉर्म के दृष्टिकोण से ईज़ ऑफ एंगेजमेंट जो होगा टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, उसको भी हमने डिजिटली दिया है।
और नागरिक जानता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, विशेषतः नरेंद्र मोदी खुद, बिकॉज मेरा ये मानना है कि अब वो व्यक्ति नहीं रहे हैं, वो अब एक मूवमेंट बन गए हमारे देश में। उनका विश्वास है कि अगर मोदी है तो मुमकिन है, तो हम कहते हैं पॉलिटिकली, लेकिन उनका विश्वास है कि एक एक जो ट्रेजरी में या हमारा जो टैक्स जो करता है, वो जो एक एक रुपया जमा करते हैं अपना, वो हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी सुदृढ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, सामाजिक न्याय के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो मोदी ने मिशन मार्स पर भी भिजवाया, चांद पर भी भिजवाया, सूर्य को भी देखा, लेकिन साथ ही धरातल पर 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का राशन भी दिलाया बिना कोई टैक्स बढ़ाए। तो इसका अप्रिसिएशन है। बजट तो जैसे कि आप जानते हैं शिरीन जी कि आप बहुत ही बड़े स्वरूप में उसकी चर्चा करेंगे। तो ये आपने देखा, दावोस से हमसे बात करी स्मृति ईरानी ने, जो बता रही थी कि किस तरह से भारत अब विकसित भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब बात करेंगे बाजार की। 3 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में तेजी लौट आई है। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 496 पॉइंट और निफ्टी 160 अंक चढ़कर बंद हुए। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी हुई। सेबी ने निवेशकों से कहा है कि आईपीओ को लेकर हड़बड़ी घातक हो सकती है, इसलिए अच्छा है कि स्टॉक का प्राइस स्टेबल होने तक इंतजार करें। एआईबीआई कॉन्फ्रेंस में सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने कहा कि रेगुलेटर 3 आईपीओज के सब्सक्रिप्शन में हेराफेरी की जांच कर रहा है। You apply in a manner that your application gets rejected. So you put in hundreds and hundreds of crores of applications with multiple PANs, knowing full well that they will get rejected. So the whole purpose of applying is to inflate the number, knowing full well that it will get rejected, right? So these are the kind of practices which we are observing, because we now have the data to be able to see such practices. And we are also seeing, I would say, that there is some pattern of which kind of merchant bankers tend to be, let us say, more frequent names occurring in such kind of malpractices. And therefore, we will be, in the interest of the investors, we will be required to both review policy as well as enforcement action on such areas. जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। तीसरी तिमाही में कंपनी मुनाफे में रही। कंपनी का मुनाफा 5,058 करोड़ से बढ़कर 5,208 करोड़ हो गया है। वहीं आय 24,750 करोड़ से बढ़कर 25,368 करोड़ हो गई है। एबिटा की बात करें तो ये भी 12,953 करोड़ से बढ़कर 13,277 करोड़ हो गया है। वहीं एबिटा मार्जिन बिना बदलाव के 52.3% रही। आपको ये बता दें कि जो चैनल आप देख रहे हैं वो नेटवर्क 18 का हिस्सा है और इसका सोल बेनिफिशियरी इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट है, जिसका स्वामित्व रिलायंस के पास है। दक्षिण भारत के दौरे पर कर्नाटक के बेंगलुरु पहुंचे, जहां उन्होंने बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की शुरुआत भी की। इस दौरान मोदी ने कहा कि भारत महिला पायलट के मामले में लीड कर रहा है। एविएशन और एरोस्पेस सेक्टर में भी हम महिलाओं के लिए नए अवसर बनाने में जुटे हैं, चाहे फाइटर पायलट्स हो या फिर सिविल एविएशन हो। आज भारत महिला पायलट्स के मामले में लीड कर रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। और अब आने वाले बजट के लिए खासतौर पर हमारी सोशल मीडिया की पेशकश बजट ब्राउजर पर आप देख सकते हैं आने वाले बजट से जुड़े स्पेशल कंटेंट, तो जरूर विजिट कीजिएगा बजट ब्राउजर आवाज सोशल मीडिया पर।